नमस्ते यूपीएससी स्टूडेंट, पीएससी स्टूडेंट एंड सभी दर्शकों। मैं दिलीप सुरोसे राज सिंहासन आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज भी राष्ट्रपति चैप्टर के अंतर्गत एक पैराग्राफ देख रहे हैं हम, जिसके ऊपर टीचिंग हो रही है। तो जरा देखिए, राष्ट्रपति जी की कार्यकारी शक्तियां एवं विधायी शक्तियां, इन दोनों पे हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां एवं विधायी शक्तियां, इन दोनों शक्तियों के बारे में हमने देख लिया। आज देखते हैं आज हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां क्या होती है। वित्तीय शक्तियां एवं न्यायिक शक्तियां तथा कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, ये चार शक्तियों के बारे में हम आज विस्तृत तौर पर विश्लेषण करेंगे। राष्ट्रपति के अंतर्गत आने वाली वित्तीय शक्तियां, जैसा कि वित्त, अर्थ, इकोनॉमी, यद्यपि 28 घटक राज्यों से बना हुआ भारत संघ एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा भी बना हुआ भारतीय संघ, इनमें जब इनकम की बात होती है, हर एक की इनकम अपने अपने उत्पाद के जरिए से होती है। कई ज्यादा इकोनॉमी हमें एग्रीकल्चर की ओर से मिलती है, कई इंडस्ट्रीज की ओर से मिलती है, कई सर्विस उद्योग से मिलती है। जैसा कि जितने भी घटक राज्य है एवं केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी में राजस्व का बंटवारा सही एवं उचित माध्यम से हो और वो बंटवारा किस तरह से किया जाए, इसके लिए राष्ट्रपति जी को आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, जिसे ही वित्त आयोग कहलाया जाता है। तो राष्ट्रपति जी को वित्त आयोग निर्माण करने का अधिकार हर 5 साल के बाद दिया गया है। वित्तीय शक्तियों में हर 5 साल के बाद वित्तीय आयोग का निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, जिस आयोग के द्वारा सभी घटक राज्यों को एवं केंद्र को एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सही मायने में राजस्व का बंटवारा प्राप्त हो। एक पहली बात। दूसरा अधिकार देखते हैं वित्तीयता के बारे में। यद्यपि भारत संघ के और किसी अदृश्य शक्ति का तकलीफ देह स्थितियां पैदा हो चुकी हो, ऐसी स्थिति में भारत की आकस्मिक निधि से बजट के बाहर की यदि बात हो, जो वित्तीय प्रावधान वार्षिक बजटों में संसद के द्वारा किया जाता है के अलावा, यद्यपि
एक्सपेंस की ज्यादा मात्रा करने की जरूरत महसूस हो रही हो या अदृश्य शक्ति का सामना करने के लिए जब व्यवधान करना पड़ता है, ऐसे समय राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां के जरिए से भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान किया जाता है, जो बजट के बाहर का व्यय होता है। ये दूसरी स्थितियां, दूसरा अधिकारी किया। उसके बाद देखते हैं धन विधेयक। लगभग आप सभी को यहां तक पता है कि देश का धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो संसद का कनिष्ठ सभागृह है, जूनियर सभागृह है, वह पारित किया जाता है, पेश किया जाता है। पारित दोनों में सभागृह में किया जाता है। लेकिन जब धन विधेयक लोकसभा में पारित करना हो, उसके लिए पूर्वानुमति हमें संघ के राष्ट्रपति जी की ओर लेना ही पड़ेगा, शिवाय धन विधेयक प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए वित्तीय प्रावधान की शक्तियों में धन विधेयक राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेने के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। तीसरी बात देखते हैं, वार्षिक विवरण को भारत संघ के अंतर्गत जितना भी व्यय, जितने भी आवक, जितने भी जावक, उसका व्यवधान व्यय, उसका ब्यौरा, ये सभी बातें संसद के समक्ष राष्ट्रपति जी के कार्यालय की ओर से पेश किया जाता है कि देश को आने वाले गए हुए दिनों में और आने वाले दिनों में किस तरह से वार्षिक वित्तीय विवरण को बना लिया जाए, इसके जरिए से संसद को वित्तीय विवरण पेश करते हैं। इसके बाद देखते हैं, यद्यपि कुछ ऐसी स्थितियां आती है जिस समय देश की केंद्रीय कार्यकारिणी बजट पेश करने में अव्यवस्था महसूस करती है, एवं ऐसी स्थितियों में किसी समय अनुदान मांगा जाता है। किसी या सभी बात के लिए अनुदान मांगा जाता है, उस समय राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियों के अनुसार उनकी अनुमति जरूर होती है। हमने देख लिया डियर स्टूडेंट, पीएससी स्टूडेंट, यूपीएससी स्टूडेंट एवं सभी दर्शकों, क्योंकि ये पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सभी के ख्याल में आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सभी दर्शकों को भी मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियों के बारे में हमने कुछ लेसन लिए। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्तियां। कुछ प्रमाण में उन्हें न्यायिक शक्तियों का भी प्रगटीकरण करवाया गया है। तो जरा देखिए न्यायिक शक्तियां क्या होती है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि भारत संघ के राष्ट्रपति कुछ
विधि तथ्यों पर या सलाह के तथ्यों पर उच्चतम न्यायालय से कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ सलाह चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, लेकिन दी हुई उच्चतम न्यायालय की ओर से की सलाह उन्हें मानना ही चाहिए या ना मानना चाहिए, ये संपूर्णता उनके विवेकाधीन अधिकार पे अधिकृत करता है। या सरल भाषा में बोलने जाए तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा मांगी गई सलाह पर वो सलाह राष्ट्रपति जी मानना ही चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी बात, उच्चतम न्यायिक अधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जैसा कि राष्ट्रपति जी ने की है, उसी तरह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के दिए हुए नामों के ऊपर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में। तीसरी बात देखते हैं, राष्ट्रपति जी को न्यायिक शक्तियों में मर्सी पावर मिला है, जिसे दया का अधिकार भी कहलाया जाता है। जैसा कि किसी अपराध के लिए किसी इंसान की दोष सिद्धि साबित हो चुकी हो एवं उन्हें न्यायालय की ओर से दंडित किया गया हो, सजा दिलाई गई हो, प्राण दंड दिलाया गया हो, ऐसे समय राष्ट्रपति जी दंड को, सजा को माफ भी कर सकते हैं, कुछ सजाए का परिणाम में कमती भी ला सकते हैं या उस सजा को परिवर्तित भी कर सकते हैं। जैसा प्राण दंड मिला हो, प्राण दंड में मर्सी भी दिला सकती है, प्राण दंड में परिवर्तता भी की जाती है एवं प्राण दंड माफ भी किया जा सकता है। इतना बड़ा न्यायिक अधिकार भारत संघ के राष्ट्रपति जी को प्राप्त हुआ है। न्यायिक शक्तियों के आधार पर क्षमादान, प्राण दंड स्थगित करना और माफी प्रदान करना, ये भी उनकी ओर आता है। इसके बाद देखते हैं हम सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां, जैसा कि राष्ट्रपति जी, भारत संघ के राष्ट्रपति जी जो हमारे देश के संघ के सैनिक दल है, जैसा कि भूदल है, वैमानिक है, एयरफोर्स है, सागर पे कुछ दरियाव सैनिक दल है, ये सभी के लिए सभी सेनाधिकारियों की एवं सेनापतियों की मुख्यतः तीनों दलों के सेनापतियों की नियुक्ति करने का अधिकार भारत संघ के राष्ट्रपति जी को प्राप्त हुआ है। सेना शक्तियों के संदर्भ में, सैन्य शक्तियों के संदर्भ में, वो तीनों सेना
तीनों दलों के सेनापतियों के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। इसके बाद कुछ देखते हैं हम कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां का मतलब यह है कि विदेश के साथ भारत संघ के जितने भी समझौते होते हैं, करार होते हैं, मदार होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधियां होती है, किसी के साथ जो भी स्थितियां होती है देश विदेश के साथ, ये पूरा कारोबार भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। अपितु इसे भारतीय संसद की सम्मति होना जरूरी होती है। वास्तविक तौर पर ये कार्य भारतीय संसद के द्वारा सम्मति के सिवाय नहीं होती, जो अंतरराष्ट्रीय करार मदार सम्मति के बाद तथा राजदूत के जरिए से एम्बेसडरों के जरिए से विदेशी मेहमानों का आगमन, उनका स्वागतम, वेलकम, ये सभी बातें भारतीय राष्ट्रपति के जरिए से ही एम्बेसी कर सकते हैं। एवं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश की किस तरह से नीतियां हो, ये कूटनीति के संदर्भ में आता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने देख लिया कि राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां एवं कूटनीतिक शक्तियां तथा सैन्य शक्तियां, इन सभी बातों का आपको आने वाले CSE के मेन एग्जामिनेशन में जरूर उपयोग होगा। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही दर्शाते हैं। एवं सभी से राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी की ओर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा एवं शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।